नमस्कार दोस्तों, द अनहर्ड वॉइस में आपका स्वागत है। भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले दिनों छात्रों और युवाओं का पेपर लीक के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला। कुछ लोग इस आंदोलन को जेन जी का आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन की सफलता को इस रूप में देखा जा सकता है कि भारत के शिक्षा मंत्री को चाहे मजबूरी में ही सही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में भारत के छात्र और नौजवान सड़कों पर आ गए थे। लेकिन पेपर लीक से शुरू हुए इस आंदोलन ने भारत की बीमार शिक्षा व्यवस्था के कई पहलुओं को उजागर किया और वो आज विमर्श के केंद्र में भी हैं, जैसे कि शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण, पेपर लीक का मुद्दा और पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन सेंटर्स का चरमराना। और ऐसे में आम घरों से आने वाले छात्रों और युवाओं के सामने उनके भविष्य का संकट। इन सभी पहलुओं पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर कुमार संजय सिंह, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 37 सालों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। आपका धन्यवाद कि आपने मंच दिया मुझे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। बातचीत रखने का शुक्रिया। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जो छात्रों और युवाओं का आंदोलन जंतर मंतर व देश के अन्य भागों में हुआ, उस पर आपकी क्या राय है और आप इसे कैसे देखते हैं? इस सवाल को मैं 3 मुद्दों पे एड्रेस करना चाहूँगा। पहला कि इसको मैं जेनजी मूवमेंट के जैसा नहीं देखता हूँ, क्योंकि जेनजी जो शब्द है ये विश्लेषण के लिए पर्याप्त नहीं है। कारण क्या है कि जेनजी कुछ खास प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, एक खास प्रकार के संवाद के तरीके, इंटरनेट, ऑनलाइन, और एक उम्र से निकलता है, क्योंकि एक जेनरेशन को 10-15 साल का मानते हैं, उससे ये निकलता है और उससे हम नहीं समझ सकते हैं कि आंदोलन हुआ। अगर आप इस आंदोलन को ठीक से समझना चाहें तो ये समझने की ज़रूरत होगी कि इस आंदोलन में आए कौन थे, और जो लोग जंतर मंतर पे थे, मैं तो नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो जो मेरे दोस्त थे वहाँ और अन्य लोग थे जिनसे मैं फ़ोन पे लगातार बात कर रहा था, उनसे ये समझ में आता है कि जो जमावड़ा हुआ था वो ऐसे लोगों का हुआ था, एक जो कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और फिर कुछ ऐसे भी लोग थे जो स्कूली छात्र थे जिनको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आना है। यानी कि एक बहुत बड़ा इसमें जो भीड़ था वो छात्रों का, और फिर एक समूह ऐसा था जो बेरोजगारी के समस्या से त्रस्त था। तो ये बेसिकली शिक्षित छात्र और बेरोजगारों का आंदोलन था, और इसीलिए मैं इसको जो है बेसिकली भारत में जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसमें जो एजुकेशन, खास तौर से हायर एजुकेशन का जो एक संकट आया है निजीकरण के परिणाम स्वरूप और अब कॉर्पोरेटाइजेशन के परिणाम स्वरूप, और दूसरा भारत में एक जो बेरोजगारी की समस्या उभरी है, विशेष तौर से जब राजीव गांधी न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन लेके आए थे और फिर लिबरलाइजेशन का एक दौर शुरू होता है, वहां से मैं ट्रेस कर, और इसीलिए इस आंदोलन को मैं शिक्षित बेरोजगार के आंदोलन के रूप में देखता हूं। और मैं ये पहली बार नहीं कर रहा हूं। 1960s में जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था उसमें बहुत सारे बहुत रोचक विश्लेषण किए गए थे। उसमें एक मार्क्सवादी इतिहासकार हैं गारिथ स्टेडमैन जोन्स, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है द मीनिंग ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, तो उसकी झलक मुझे इस आंदोलन में दिखाई दे रही है। तो पहला तो ये है कि जेनजी आंदोलन के रूप में इसको परिभाषित करना गलत होगा। इसको बेसिकली एक शिक्षित बेरोजगार का आंदोलन समझना सही होगा, और इसकी उत्पत्ति का कारण शिक्षा में जो एक संकट उभरा है निजीकरण के दौर में, और रोजगार की एक जो समस्या उभरी है निजीकरण के दौर में, जिससे हमारी युवा पीढ़ी परेशान है, उससे इसका संबंध मैं विशेष रूप से देखता हूँ। दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो आंदोलन हुआ है इसका उभरना किसी एक संगठन के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है, एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है। और आप देखेंगे कि जो भारत में नौकरी की जो समस्या उभरी है उसके परिणाम स्वरूप जो नौकरियों से संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके पेपर को लीक करना, एग्जामिनेशन को मैनिपुलेट करना और एग्जामिनेशन के रूल्स को अकस्मात बदल देना, ये छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आया है।
और ये समस्या सिर्फ इसलिए नहीं उभरी है कि बेरोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, इसलिए भी उभरी है कि कंपटीशन और कंपटीशन के लिए तैयारी एक बहुत महंगी प्रक्रिया के रूप में उभर के सामने आई है। और आप देखेंगे कि ये पिछले 3-4 वर्षों में छात्र इस बात पे लगातार आंदोलित, लगातार सबसे बड़ा जो इस पे आंदोलन हुआ था वो ईस्टर्न यूपी बिहार में हुआ था, जब रेलवे बोर्ड वालों ने सडनली एम्प्लॉयमेंट के रूल्स को बदल दिया था। उसके बाद फिर बिहार में कॉम्पिटिटिव एग्जाम था नौकरियों को लेके, उसमें जो पेपर लीक हुआ था ठीक लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले, उसमें भी छात्र भारी मात्रा में सड़क पे उतरे थे। व्यापम का घोटाला हुआ था उसके पहले, और फिर महाराष्ट्र में टीईटी का हुआ था, टेट का। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को लीक को लेके झारखंड में चल रहा है। तो एक लंबी प्रक्रिया है जहां छात्र अपने इस असंतोष को लगातार अभिव्यक्त कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उनके इस असंतोष को अपने राजनीतिक कार्यक्रम का पार्ट नहीं बनाया। और अब जाके पहली बार ऐसा हुआ कि जब सीजेपी ने इस मुद्दे को पकड़ा तो एक प्लेटफॉर्म प्रस्तुत हो गया जहां पर छात्रों का जो असंतोष था उसको चैनलाइज करने का मौका मिला, और यही कारण है कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो पाया। जैसे कि हमने देखा कि जो सीजीआई हैं इंडिया के, जब उन्होंने यहाँ के बेरोजगारों को कॉकरोच कहा या पैरासाइट्स कहा, और उसके बाद रातों रात एक सैटायर के रूप में से ही सीजेपी का गठन हुआ। इस फिनोमिना को आप किस रूप में देखते हैं? ये देखिए, होता क्या है कि उच्च वर्ग जो तिरस्कार करता है तो नीचे का वर्ग उस तिरस्कार का उपहास उड़ाता है। ये कोई नई बात नहीं है। इसमें भारतीय इतिहास में आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे इस तरह के। वही फिनोमिना टैप हुआ है जो सीजेपी ने मजाक उड़ाया, क्योंकि सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध के दो तरीके हैं, या तो संगठित राजनीति या फिर सत्ता का मजाक उड़ा देना। और सीजेपी ने जो अपना कहा कि हाँ हम कॉकरोच हैं, और यदि हम सारे कॉकरोच इकट्ठा हो गए तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या हैं। तो ये एक कारण है, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा जब छात्रों के बीच असंतोष की लहर उभरी, 2-3 राजनीतिक प्रक्रियाएं थीं जो इस बार इस असंतोष को चैनलाइज करने की कोशिश कर रही, जिसमें एक छात्र जनता पार्टी थी। उसके बाद फिर जो विश्वविद्यालय में वामपंथी संगठन है जो छात्रों की राजनीति और उच्च शिक्षा में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी आलोचना लगातार करते आ रही है, आज से नहीं 1990 से करते आ रही है, वो भी शामिल थे। और इस बार इसमें एक नया चैप्टर जुड़ गया, क्योंकि जो संसदीय पार्टियां वो भी इसमें शिरकत करने लगी। विशेष रूप से सबसे पहले इसमें जो पहलकदमी की थी वो कांग्रेस ने की थी, और इसका कारण ये था कि कांग्रेस अभी एक सांगठनिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, उसकी संगठन की स्थिति बहुत खराब है। तो अपने संगठन के विस्तार के लिए वो चाह रही है कि नए प्रकार के वर्गों के साथ उसका नाता फिर से बने, जो एक बार इमरजेंसी के बाद टूट गया था। और आप देखिएगा किसान आंदोलन हुआ था तब भी कोशिश की थी, कोविड का जब चला था तब भी कोशिश की थी। पहली बार ऐसा हुआ कि उनकी कोशिश रंग लाते दिख रही है। तो ये 3 विभिन्न प्रकार के संगठन जिनके राजनीतिक लक्ष्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग, इन तीनों ने जब छात्र के असंतोष को टैप करने का कोशिश किया तो उसका परिणाम ये आंदोलन हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आंदोलन है ये कॉम्पोजिट आंदोलन है। इसमें कोई एक संगठन इकलौता नेतृत्व प्रदान नहीं कर रहा है, इसमें कोई एक विचारधारा इकलौती नेतृत्व प्रदान नहीं कर रही है। और यही कारण है कि ये जो संगठन है इसमें लीडरशिप के अलग अलग पोल्स इमर्ज किए, और ये इस आंदोलन की मजबूती का बहुत बड़ा कारण था, जिसके कारण जो केंद्र की सत्ता थी इस आंदोलन को वैसे मैनिपुलेट करने में सफल नहीं हुई, जैसा कि जब अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था तो जिस प्रकार से जो दक्षिणपंथी ताकतें थे उसको टैप इन करने में सफल हो गई, क्योंकि वहां डिसीजन मेकिंग और संगठन जो था वो एक विशेष ग्रुप के हाथ में था। इस बार वो नहीं था। इस मूवमेंट को अगर समझना है तो ये भी समझना जरूरी होगा कि इसके अलग अलग चरण हैं, हर चरण की अपनी खासियत, और उस खासियत ने उस विशिष्ट चरण में इस आंदोलन के स्वरूप को निर्धारित। जो पहला चरण था जब हंगर स्ट्राइक पे लोग बैठे थे, और उस समय आप देखेंगे कि ये जो आंदोलन था ये मुख्य रूप से एक सांगठनिक आंदोलन था,
क्योंकि आम जनता उस समय इसमें उतरी नहीं थी, आम छात्र इसमें उतरे नहीं। और आप देखेंगे कि जो ज्यादातर जो आंदोलन हुआ उसमें अगर जो यूनिवर्सिटी बेस्ड छात्र संगठन थे उनका योगदान नहीं होता तो आंदोलन कोलैप्स कर जाता। सेकेंड फेज आता है जो मास फेज था, जो 20 तारीख के बाद आता है। और अब हम थर्ड फेज के दौर से गुजर रहे हैं जब आंदोलन को फौरी तौर पे वापस ले लिया गया है, लेकिन छात्रों के ऊपर दमन और उस पे जो केंद्र की उत्तरदायित्व है उसका प्रतिकार कैसे किया जाए उसको लेकर एक नए फॉर्म में आंदोलन को पुनः गठित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रूप में भी मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी छात्रों की गूंज करके एक प्रोग्राम चला रहे थे और वो काफी जनता में लोकप्रिय हो रहा था, उसको दबाने के लिए इस तरह की चीजें जो हैं गढ़ी गई, जो विरोध है वो गढ़ा गया। आपकी इस बारे में क्या राय है? नहीं, देखिए, ये कहना कि केंद्र ऐसे आंदोलन को प्रोत्साहित करना चाहता है जो उसके नियंत्रण में रहे, ये कोई अजूबी बात नहीं। और जैसा समझ में आता है, एक बात तो तय है कि केंद्र ने इस आंदोलन को उस तरह से स्थापित करने की कोशिश की जैसे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन हुआ था, जिसमें आंदोलन चले तो जरूर लेकिन केंद्र द्वारा निर्धारित पैमानों के तहत चले। ये उनकी उम्मीद सफल नहीं। और ये असफल क्यों हुई? क्योंकि दो ऐसी चीजें हो गई जिसकी राज्य को उम्मीद नहीं। पहली चीज क्या हो गई कि जो एक व्यापक असंतोष था छात्रों में उच्च शिक्षा और रोजगार की चुनौती को लेकर, उसको राज्य ने कमतर करके आ। और यही कारण है कि 20 तारीख को जब डंडे चलते हैं उसके बाद जो एक स्पॉन्टेनियस टर्नआउट होता है स्टूडेंट्स का, इसका ना तो छात्र ने संगठनों ने उम्मीद किया था ना सरकार ने उम्मीद। और ये इसलिए हुआ क्योंकि छात्र के बीच एक व्यापक असंतोष था। एक इससे संबंधित कारण भी है कि जो समाज होता है ना, उसमें एक नैसर्गिक नैतिकता होती, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको नाजायज मानते हैं और अगर ऐसा लगता है कि वो हो रहा है तो फिर लोग उसका विरोध करते हैं। और जिस बर्बरता से 20 तारीख को वहां पीटा गया था स्टूडेंट्स को, उसने लोगों की इस भावना को कुरेद दिया और फिर जो नतीजा हुआ वो हम सबके सामने है। और स्टूडेंट्स जो इतने भारी मात्रा में वहां गए वो किसी कॉन्स्पिरेसी के चलते तो गए नहीं। फेलियर का एक कारण ये है। फेलियर का दूसरा कारण ये है कि इस मूवमेंट में विभिन्न संगठन और विभिन्न विचारधाराएं एक साथ काम कर रही हैं। जहां तक वांगचुक साहब का सवाल है, वहां कुछ हद तक जो आप प्रश्न पूछ रही हैं वो फिट होता दिखता है। कारण क्या है कि जब वांगचुक साहब को उठा के ले जाते हैं वहां फिर इनकी पहली मांग होती है कि हमें 5 सितारा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। और 5 सितारा हॉस्पिटल में जब शिफ्ट हो जाते हैं, ये क्रमशः आंदोलन के मांग को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। और ये भी पता चल जाता है तब तक हम लोगों को कि इनकी जो धर्मपत्नी है, इनकी विचारधारा पूर्णतः दक्षिणपंथी है। वांगचुक साहब के बारे में भी ये बिल्कुल स्पष्ट था कि शिक्षा में मौजूद आधारभूत सीमाओं पे इनकी कोई आपत्ति नहीं है। नई शिक्षा नीति के ये समर्थक हैं जो अभी शिक्षा में थियरी को हटा के एक प्रोफेशनल शिक्षा के तरफ ले जा रहे हैं, उसके भी ये हिमायती हैं। तो सरकार लगभग इस बात से कंफर्म थी कि इनसे अगर हम बात करेंगे तो बात मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की जो परिधि है उसी के तहत होगा। और आप देखिए कि जो छात्र जनता पार्टी ने जो अपनी मांग रखी वो उच्च शिक्षा के संकट और रोजगार के संकट पे बिल्कुल शामिल, एक ही बात पे फोकस था, पेपर लीक के अलावा कोई अन्य मुद्दा इनके लिए अहम नहीं था। और जो 3 प्रधान मांग इनकी थी उसमें से 2 मांग पेपर लीक से संबंधित थी। पहला कि प्रधान साहब का रेजिग्नेशन, दूसरा जो छात्रों ने आत्महत्या की है उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। व्यापक आलोचना शिक्षा नीति की और वो कैसे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के छात्रों के खिलाफ है, उस पे इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो डिमांड है ये बहुत लिमिटेड डिमांड है और इसको राज्य असिमिलेट कर लेगा बड़े आराम, अगर कोई डीपर कॉन्स्पिरेसी ना भी हो तब भी। लेकिन कॉन्स्पिरेसी का पुट तो खुद वांगचुक साहब ने बताया कि था, क्योंकि उन्होंने कहा कि डिप्के से जो इनकी मीटिंग हुई थी, वो सक्सेना साहब जो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने लद्दाख के उन्होंने किया। और वो बात सुनने के बाद तो मुझे नूरानी साहब के लेखों की याद आ गई
जब उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का विवेकानंद फाउंडेशन में मीटिंग हुआ था और कैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन फाउंड हुआ था, वो बात बिल्कुल सिमिलर। लेकिन ये फेल करने का एक कारण तो हमने डिस्कस किया है कि छात्र बहुत बड़ी संख्या में आ गए। दूसरा क्या हुआ कि छात्रों ने जो आंदोलन किया उसमें ऐसे मुद्दे उठ गए जिनको कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली के परिधि में जिसका समाधान करना असंभव था। और इसमें जो छात्र संगठन थे और जो एक लेफ्ट वैचारिकी है उच्च शिक्षा नीति के आलोचना की, उसका भी रोल है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जो मूवमेंट का ताप उभरा उससे क्या हो गया कि मूवमेंट को वापस लेना सीजेपी की लीडरशिप के लिए भी मुश्किल हो गया। फिर कुछ टैक्टिकल मिस्टेक्स था सीजेपी का जो उनको बहुत भारी पड़ा। पहला टैक्टिकल मिस्टेक क्या था कि उनके पास एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं होने से डिसीजन मेकिंग कहां से हो रही, और अगर पुलिस दमन होगा तो हम कैसे उसको फेस करेंगे, इन सब बातों पे उनकी कोई समझदारी नहीं। और आप देखेंगे कि पूरा जो डिसीजंस लिया जा रहा था वो 3-4 लोग थे उनके बीच में सीमित, यहां तक कि अपना स्टेज किसी को शेयर नहीं करने दे। और जब पुलिस अटैक हुआ देन बाकी लोग को जितना अजूबा हुआ उससे ज्यादा इनको अचंभा हुआ कि ये क्या हो। और आप देखेंगे जब छात्र पिट रहे थे, सीजेपी का जो नेतृत्व था वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, किसी को चोट नहीं आई। बाकी जितने संगठन थे उसका लीडरशिप बुरी तरह से, यहां तक कि कांग्रेस जो कि एक संसदीय पार्टी, उसका जो सबसे प्रमुख नेता था उसको भी पुलिस ने पीट दिया, ये नहीं पिटे। और इसका नतीजा क्या हुआ कि मूवमेंट के ऊपर जो ये कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहते वो फेल कर। और जो पूरा इनका योजना था कि आपके एक्सपेरिमेंट को हम डुप्लीकेट करेंगे, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, वो फेल कर। ठीक है। और एक तो ये बात थी, एक टैक्टिकल मिस्टेक ये किया इन्होंने। एक दूसरा टैक्टिक वो क्या, जिस तरह से धरने को उठाया, क्योंकि देखिए जब मूवमेंट खत्म होता है और ज्यादातर लोग को ये लगे कि यार यहाँ तो इंटरवल होना चाहिए था, ये तो फिल्म ही खत्म हो गई, एक असंतोष रहता है, लगता है कुछ छूटा। ये इन्होंने किया क्योंकि ये नेगोशिएट करने गए। अब जो पूरा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस था वो कंसल्टेटिव मैकेनिज्म तो था नहीं। कंसल्टेटिव मैकेनिज्म होता है तो होता क्या है कि तमाम तरह के विचार आते हैं, कौन सा पॉइंट नेगोशिएबल है, कौन सा पॉइंट नॉन नेगोशिएबल है, वो सब आप तय करते हैं। तो डिसीजन जो होता है नेगोशिएशन का और जो रिट्रीट का तरीका है वो बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। आप सडनली मूवमेंट को नहीं उठा। आपने किया क्या, सैटरडे को आप गए नेगोशिएट और सैटरडे को ही मूवमेंट उठा लिया। वीकेंड पे आपने नेगोशिएट किया और वीकेंड पे ही मूवमेंट को उठा लिया। और नेगोशिएशन किस पे हुआ, एक इस्तीफे पे। हाँ, प्रधान साहब इस्तीफा देंगे। जो बाकी 2 मुद्दे थे उस पे सरकार ने कहा था हम आपको रिटन कमिटमेंट देंगे ट्यूसडे को, मंडे को संसद रिकन्वीन कर, तो आपको ट्यूसडे तक रुकने में दिक्कत। इतनी हड़बड़ी क्या थी वापस उठाने में आंदोलन को। तीसरी बात, एक और चीज हुई कि जब छात्र पे दमन शुरू हुआ, सीजेपी के पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है इस दमन। और ये मैं बहुत ही दुखी हृदय से कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप किसी को बुलाते हैं आंदोलन और फिर आंदोलन के बाद जब उनपे राजकीय दमन की प्रक्रिया शुरू होती है तो जितना दमन करने वाला उत्तरदायी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है कि आप जिन लोगों के ऊपर दमन हो रहा है कुछ तो आप उनके दुखों का निवारण करो। कोई इनके पास इसका तरीका नहीं है। और जो तरीका है वो एनजीओ टाइप। कपिल सिब्बल के साथ इन्होंने मीटिंग की। कपिल सिब्बल साहब ने 1 करोड़ देने का वायदा किया, बड़ी अच्छी बात है, आपने 1 करोड़ दे दिया। उस 1 करोड़ का इस्तेमाल किस में करेंगे, एक वेबसाइट बनाए जिसमें लोग अपना कंप्लेंट डालेंगे और फिर आप वकील करा के देंगे उनको। अब आप देखिए जब दमन होता है तो सिर्फ कानूनी रूप से दमन नहीं किया जाता है, दमन का एक बहुत बड़ा रास्ता एक्स्ट्रा लीगल होता है, जहां संघ और संघ से संबंधित दस्ते आपको जाके परेशान करते हैं। अभी तो बहुत मार्मिक घटना है, जो लड़की थी 15 साल की बच्ची से जो माफी मंगवाई है और फिर घर खाली करवा दिया। हाँ। लोगों को घूम घूम के पीट रहे हैं। नोएडा में छात्रों की पिटाई का आया है, एफआईआर वापस हुआ कि नहीं उस पर पेच लग गया है। और कोर्ट और राजकीय सरकार एक दूसरे के पाले में गेंडा ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और राजकीय सरकार, कोर्ट में आप जाएंगे तो 30 साल तक आप केस लड़ते रहेंगे। ये सब आपने कभी सोचा था? अगर आपके पास संगठन होता आप सोचते, जैसे लेफ्ट वाले हैं, जितनी भी सीमाएं हो, जितनी भी आलोचना हमारी उनसे हो, उनकी सब बातों से ना मैं सहमत हूँ ना आप सहमत हैं, मेरी बहुत बातों से आप सहमत नहीं है,
आपकी बहुत बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मानेंगे कि लेफ्ट वालों ने इस मुद्दे को उठा के रखा हुआ है कि केंद्र में का रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फिक्स करो और हाईएस्ट ऑफिसर्स जो हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, उनको उचित दंड मिलना चाहिए। जैसे पहली बार इस आंदोलन में इस तरह का देखा गया कि पैलेट गन यूज हुई बच्चों के ऊपर, और पैलेट गन पहली बार तो नहीं यूज हुआ है, आंदोलन में बच्चों के ऊपर पहली बार नहीं हुआ है। अच्छा। सबसे पहले कश्मीर में हुआ था, छात्रों पे ही गोली चली। लेकिन कश्मीर में जो है, अब वहाँ के भी पॉलिटिशियन कहते हैं कि चूंकि वहाँ आतंकवाद है वो जायज है, सिविलियन पे इस तरह का चीज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये जनतांत्रिक अधिकारों का हनन है। हाँ, लेकिन इतना तय है कि भारत में जो मेनलैंड इंडिया है वहाँ ये पहली बार यूज हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा तो बिहार में कर दिया जब AK-47 चला। तो राज्य का जो दमन था वो किस हद तक जाएगा, और जो गैर राजकीय संस्थाएं हैं उनका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा एक रेन ऑफ टेरर फैलाने के लिए, उसका जो भी प्रतिकार कर रहा है वो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस कर। सीजेपी तो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो सुन सुन के आदमी आश्चर्य तले, दांतों तले उंगली दबा दे रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। ये तो कैंपेन एंड एडवोकेसी फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं, इसमें छात्रों का हित कैसे सुरक्षित रहेगा। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी समस्या है कि इन्होंने उच्च शिक्षा नीति पे अभी तक कुछ नहीं बोला है। एक सवाल मेरा और है कि आप जब छात्र रहे होंगे, या आपने अभी बताया कि आप 37 सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापन का काम कर रहे हैं, आपने अपने छात्र जीवन में और अपने अध्यापन के समय में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आंदोलन देखे होंगे, तो ये आंदोलन उन आंदोलनों से किस तरह से अलग है, या जब पहले आंदोलन होते थे उस समय सरकारों का रुख कैसा रहता था? देखिए, सरकार किसी आंदोलन के प्रति कैसा रुख रखेगी वो इस बात पे निर्भर करता है कि उस आंदोलन से सरकार विचलित कितनी है। अगर सरकार किसी आंदोलन से बहुत विचलित होती है तो उसके खिलाफ बहुत सख्ती से पेश आती है। अब ये बात अलग है कि इन्होंने तो ऐसे कारण जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, पेपर लीक गलत है ये तो सब जानते हैं और सब मानते हैं, तब भी आपने दमन कर दिया, तो ये तो आरएसएस और उसकी फांसीवादी सोच का नतीजा है। इसको बोला जाता है स्टेट एक्सेस। लेकिन हम लोगों के समय भी छात्रों के ऊपर दमन तो होते, ठीक ठाक दमन होता था। लेकिन चिंता की बात यह है कि विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार के दमन के बावजूद बहस और मुबाहिसा का एक स्पेस था, और जितने छात्र आंदोलन हो रहे थे वो बहस और मुबाहिसे के उस स्पेस को यूटिलाइज कर। उसका एक एग्जाम्पल मैं आप, हम लोग के छात्र काल में जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था वो एंटी मंडला, जिसमें चूंकि हायर एजुकेशन का जो कॉम्पोजिशन है वो ज्यादातर अपर क्लास का होता है, विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें शामिल था, लेकिन हम लोग मंडल का समर्थन कर रहे थे। तो हम दोनों प्रकार के आंदोलनों का यूनिवर्सिटी के स्पेस में जगह था और हम लोगों ने उसको इस्तेमाल किया। अभी ये हालत हो गया है कि विश्वविद्यालय के अंदर यदि आप चाहेंगे कि इस प्रकार के बहस और मुबाहिसे को स्थापित किया जाए तो आपको बहुत मुश्किल का सामना, मतलब यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार के विरोध या डिसेंट के स्वर को, प्रतिकार के स्वर को अब आसानी से जगह मिलती नहीं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि अब जो छात्र बहस और मुबाहिसा कर रहे हैं वो या तो सीमित तरीके से यूनिवर्सिटी में चला रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से तो आप दबा नहीं सकते हैं छात्रों के आवाज को, वो चलता है, और चलता है तो फिर एबीवीपी से गुंडागर्दी भी करवा। लेकिन इन्होंने एक माध्यम खोजा है और वो माध्यम सरकार के लिए बहुत बड़े परेशानी का कारण बन गया है, और वो माध्यम है ऑनलाइन। छात्र जो है, आप देखिएगा कि अब बहुत सारे अपने बहस और अपने वैचारिकी को थ्रू सॉफ्ट चैनल्स स्प्रेड कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, तो उसमें अभी हम लोग मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सरकार इसको नियंत्रण नहीं कर पा रही, क्योंकि जो इंटरनेट का फील्ड है ना, वो एक इनहेरेंटली एक डेमोक्रेटिक स्पेस को पैदा करता है जो राज्य के नियंत्रण से लगातार स्लिप करता रहता है। और आप देखिएगा कि ऐसी राज्य जो कि फांसीवाद या फांसीवादी प्रवृत्ति के बहुत नजदीक है, वहाँ बहुत प्रयत्न किए जाते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से या विचार के प्रसारण को किस प्रकार कंट्रोल किया जाए, और वहाँ नेट के ऊपर प्रतिबंध और रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए बहुत सारे कानून पारित किए जाते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, और उसका सीधा सीधा कारण है कि राज्य के चरित्र में जो परिवर्तन आया है। तो
ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अब जो डिस्कशन हो रहा है वैचारिकी का, वो विश्वविद्यालय के परिधि के अंदर नहीं हो रहा है, बल्कि वो जो नए चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसके थ्रू हो रहा है। और यही कारण है कि आप देखिएगा कि अब जो छात्रों के बीच में वैचारिकी इमर्ज कर रही है, उसमें क्षेत्रीय या इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस बहुत कम है। और यही कारण है कि जब सीजेपी बना तो देखते देखते करोड़ों छात्र उसमें, ठीक है, और ये इसको नियंत्रित करना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस एक और जगह दिखाई कि जब ये मूवमेंट इमर्ज किया, इसको कोई एक संगठन भी कंट्रोल नहीं कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन होता है, उस डेमोक्रेटाइजेशन का एक फीचर है कि आप किसी भी कम्युनिकेशन को एक डेफिनेटिव खांचे में सीमित करके नहीं रख पाते हैं। और इसीलिए आप देखिएगा कि सीजेपी का जो क्षेत्र था संवाद का, संगठन का, लेफ्ट का जो क्षेत्र था संवाद का, संगठन का, संसदीय पार्टियों का जो क्षेत्र था संवाद का और संगठन का, वो अलग अलग। और यही इस मूवमेंट की खासियत है और यही इस मूवमेंट को डिक्टेट करेगा कि फ्यूचर में ये मूवमेंट डेवलप कैसे करे। ये एक नया तरीका है मास पॉलिटिक्स का, और इस नए तरीके को जो लोग भी प्रगतिशील राजनीति कर रहे हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। एक चीज और भी है, मतलब अभी मेरे दिमाग में आ रही है, जब हम जैसे मैं कुछ टाइम पहले जब दिल्ली यूनिवर्सिटी गई तो वहां देखा कि बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उनके आगे लिखा हुआ था कुछ धार्मिक कार्यक्रम शायद वहां पे चल रहे थे। तो इस तरह के जो यूनिवर्सिटी के जो स्पेस है उसको ऐसे यूज करना, चाहे वहाँ के प्रिंसिपल्स हो या स्टूडेंट हो, वो आपका क्या टेक है उस पे? ये हो रहा है, बकायदा हो रहा है। युवा कुंभ किया था। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां आरएसएस या उससे संबंधित संगठनों के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। कल ही संसद में फिर झगड़ा हुआ है कमेटी ऑन डिफेंस में, जहां ये पता चला है कि बहुत सारे सैनिक स्कूल जो हैं वो ऐसे संगठनों के हाथ में दे दिए गए हैं जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध आरएसएस के साथ है। ये सब तो चल रहा है, लेकिन ये सब से अंतर विरोध खत्म हो जाएगा ये बड़ा मुश्किल, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति का जो विरोध है वो आप देख लीजिए कैसे इमर्ज किया है इन सब कोशिशों के बावजूद। और जो छात्र आए थे यहाँ धरने पे, उसमें एक बहुत बड़ी संख्या जेएनयू डीयू के। दोनों यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे जो वीसी हैं वो दक्षिणपंथी विचारधाराओं और संगठनों के साथ उनका संबंध है। जो नीतिगत परिवर्तन है वो जेएनयू में भी हुआ है, डीयू में भी हुआ है। कोर्सेज का जो परिवर्तन है वो जेएनयू में भी हुआ है, डीयू में हुआ है। नई शिक्षा नीति का जो अंतर्विरोध है इससे खत्म थोड़ी हो, क्योंकि विचारधारा जो है ना अंतर्विरोध को कभी भी समाप्त नहीं कर पाती है, क्योंकि विचारधारा समाज में मौजूद अंतर्विरोधों का परिणाम हो। तो उस अंतर्विरोध का वो समाधान कैसे? और आप देखिएगा कि जो नई शिक्षा नीति का अंतर्विरोध है उसके भौतिक कारण इन तमाम कोशिशों के बावजूद और विकृत होते जा रहे हैं। तो उनका समाधान मौजूदा जो व्यवस्था है शिक्षा को लेके, खासतौर से ऊपरी शिक्षा को, उच्च शिक्षा को लेके, उसके तहत तो होने वाला है। 1986 में जब राजीव गांधी की सरकार थी और नई शिक्षा नीति का वो एक मसौदा लेकर आई थी, और उसके बाद 1991 में जब नई आर्थिक नीतियां लागू हुई तो उसके बाद फीस बढ़ोतरी और शिक्षा के निजीकरण को लेकर बहुत सारे आंदोलन हुए थे। लेकिन जिस तरह से पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज का डिजेनरेशन हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो राजीव गांधी के समय शुरू हुआ। कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट वाजपेयी साहब के टाइम में आया, और फिर मौजूदा सरकार के तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की स्थापना की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी और ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज किसी न किसी कॉर्पोरेट हाउस के साथ संबंधित है। अगर नई शिक्षा नीति के 3 मेजर बिंदु आप निकालेंगे तो इस तरह से हैं। पहला कि राज्य शिक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को डाइल्यूट कर रहा है, और उसका ये कहना है कि जो शैक्षणिक संस्थान है वो रिसोर्सेज खुद जेनरेट करें। यह आपको राजीव गांधी के नीति में भी मिलेगा, कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट में भी मिलेगा, और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें भी मिलेगा। और जिसका नतीजा ये हुआ है कि उच्च शिक्षा का जो फीस स्ट्रक्चर है उस पे एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अब छात्र जो यूनिवर्सिटीज जो रिसोर्सेज अपना जनरेट कर रहे हैं उसका एक हिस्सा छात्रों के फी के द्वारा लिया जा रहा है।
इसका एक दूसरा परिणाम हुआ है कि हायर एजुकेशन में एक पाठ्यक्रम में एक असंतुलन आया है। आप देखिएगा कि साइंसेस की तुलना में सोशल साइंस के कोर्सेज नेग्लेक्ट हुए हैं। और इसका कारण क्या है कि नई शिक्षा नीति में एक प्रावधान है कि उन्हीं सब्जेक्ट्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो सामाजिक रूप से अनिवार्य। अब जो सोशल साइंस है वो तो वैचारिकी पर आधारित कोर्सेज हैं, उसका इंडस्ट्री को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप देखिएगा कि फंडिंग का जो बेस है वो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में साइंस की तुलना में बहुत कम है, जिसके चलते सोशल साइंस का जो एजुकेशन है उसके करिकुलम को वीकन किया गया है। और आप पाएंगे कि जो नई आर्थिक नीति के तहत जो सोशल साइंस का पाठ्यक्रम आया है उसमें थ्योरी के कोर्सेज, ऑनर्स के पेपर्स को डाइल्यूट किया गया है और उनके जगह फंक्शनल पेपर्स को इंक्लूड किया गया है। इसका एक लिंक यूनिवर्सिटी को डिपोलिटिसाइज करने से, क्योंकि नई आर्थिक नीति में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कैंपस को डिपोलिटिसाइज करना बहुत जरूरी है। ये राजीव गांधी के समय भी था, लेकिन कुमार मंगलम बिरला, मुकेश अंबानी रिपोर्ट में तो स्पष्टता लिखा गया और उसके बाद फिर लिंडो का कमीशन आया था और अब भी वही चल रहा है। तो एक डिपोलिटिसाइजेशन का प्रयास किया जा रहा है जिसके तहत क्रिटिकल सोशल साइंसेज के कोर्सेज को हटाने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिएगा कि एक होलसेल शिफ्ट हो रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अहमियत बढ़ते जा रही है और जो विश्लेषण पर आधारित जो प्रश्न है खत्म किया जा रहा है। तो एक व्यापक ये है, लेकिन इन तीनों से एक ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण चीज हुआ है कि शिक्षा और रोजगार से संबंधित जो एग्जाम्स हैं उनके एक सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। देखिए, एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट, सेंटर इसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है और इसका प्रभाव हमें यूजीसी पे भी दिखाई दे रहा है और इसका प्रभाव हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कैरेक्टर पे भी दिखाई दे रहा है। और वो दैट इज द प्रोसेस जो कि कल्मिनेट किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना में। एक चीज और है कि पहले जो बच्चे थे हायर एजुकेशन के लिए वो सोचते थे कि हम जेएनयू में जाएं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, लेकिन जब से शिक्षा का निजीकरण हुआ है तो कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं जिनमें अशोका का नाम या ओपी जिंदल या एमआईटी इस तरह की यूनिवर्सिटीज खुली हैं। तो पॉकेट के हिसाब से लोग उन यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं या लोन लेके जा रहे हैं। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं, एक आम घर का बच्चा और एक एलिट क्लास का बच्चा, वो डिवाइड हो गया है। तो ऐसे में जो भविष्य में जो आंदोलन होंगे उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो डिवीजन हुआ है ना, इसके साथ एक और रिलेटेड डिवीजन है, वो है कि जॉब मार्केट में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और आप देखेंगे कि सरकारी क्षेत्रों की तुलना में अब जो नए प्रकार के जॉब्स आ रहे हैं वो निजी क्षेत्रों में आ रहे हैं, वो सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं। ये जो जॉब्स हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं लगता है, किसी भी प्रकार का। और इन जॉब्स का जो प्रत्याशी है वो एक विशेष प्रकार की शिक्षा और विशेष प्रकार के वर्ग से आता है। और आप देखेंगे कि ज्यादातर ये जो है इंग्लिश मीडियम, ताकि वो फॉरेन क्लाइंटेल को एड्रेस कर पाए, सॉफ्ट पावर से जो रिलेटेड नॉलेज सिस्टम है वो, इन सब से जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है उसको वो केटर कर रहे हैं। और यही जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के एडमिशन का बेस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो एक खास प्रकार के जॉब मार्केट को केटर कर रहे हैं। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या जो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, वहां तमाम परिवर्तनों के बावजूद अभी भी जो फॉर्मल क्लासिकी नॉलेज सिस्टम है वो बचा हुआ है। और वहां जो बच्चे जा रहे हैं उनको तमाम फीस बढ़ने के बावजूद जो फीस देनी पड़ रही है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कई गुना कम है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से करते हो, गवर्नमेंट स्कूल से करते हो, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर आप अपीयर नहीं कर पाते। अब वहां प्राइवेटाइजेशन कैसे लाया गया है वो एक बहुत ही डिसेप्टिव तरीका है लाने का, कि जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है वो ऐसा कर दो कि बिना ट्यूशन लिए ये काम चलेगा नहीं। और आप देखिएगा कि जो निजी, जो सोशल सेक्टर के भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उसके बच्चे एक भारी फी दे रहे हैं कोचिंग सेंटर्स में ताकि वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उत्तीर्ण हो सके। तो दिस इज द वे इन विच, जिसके थ्रू
निजीकरण जो है स्टेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस पे भी हावी किया जा रहा है। अब इसका छात्र आंदोलन पे क्या परिणाम? एक बात तो आप मान के चलिए कि छात्र का जो बहुमत है वो अभी भी स्टेट सेक्टर में है, वो निजी सेक्टर में नहीं है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं बहुत छोटे से छात्र के सेक्टर को केटर करती हैं। दूसरी बात कि ये उन वर्गों से आ रहे हैं जो कि नीतिगत परिवर्तनों से लाभान्वित हो रहे हैं। तो यदि वो सरकारी क्षेत्र के एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े भी रहते तो आंदोलन में शामिल होते, इसकी संभावना है बहुत कम। छात्र आंदोलन जो है वो जो इमर्ज कर रहा है वो नई शिक्षा नीति के इन्हीं परेशानियों के चलते कर रहा है कि एक तो उच्च शिक्षा को आप महंगा कर रहे हैं, दूसरा उच्च शिक्षा से जॉब मार्केट में जाने के लिए आपने बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स डाल दिए हैं, और वो ऑब्स्टेकल्स हैं कोचिंग सेंटर्स, जिनमें भारी मात्रा में पैसा लगता है। और यही कारण है कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इससे छात्र आंदोलन कम नहीं होंगे, इससे छात्र आंदोलन बढ़ेंगे। और आप देखिए पटना में जो हुआ आंदोलन, उसका कारण क्या था कि पूरे बिहार का कोचिंग सेंटर है वो पटना है। छात्रों की गूंज जब राहुल गांधी ने की, सबसे पहले कहाँ किया? कोटा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर का केंद्र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं ये उच्च शिक्षा नीति के बढ़ते खर्चे और रोजगार के घटते अवसर से जो छात्रों के बीच असंतोष हो रहा है उसके भी केंद्र बन रहे हैं। और आप देखिए ये जो असंतोष है कितने बार बड़ा ट्रैजिक फॉर्म लेता है, क्योंकि यही वो कोचिंग सेंटर्स हैं जहां स्टूडेंट्स के सुसाइड की संख्या बहुत ज्यादा है। और सुसाइड बच्चा क्यों करता है? प्रेशर में होगा तभी। जो प्रेशर है उसके अंदर, जो एक फ्रस्ट्रेशन है और जो एक ग्लानि है कि पेरेंट्स का इतना पैसा खर्चा हो गया, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, सबके दिमाग में ये घुसा हुआ है पेपर लीक हो। तो जो आंदोलन है ना, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि विचारधारा सामाजिक अंतर्द्वंद को खत्म नहीं करता है, वो सामाजिक अंतर्द्वंद के परिणाम स्वरूप पैदा हो। शिक्षा के केंद्रीयकरण और निजीकरण की जो विचारधारा है वो छात्रों को विभाजन करने के लिए पैदा हुई, क्योंकि संगठित छात्र आंदोलन से उसको डर लगता है। और संगठित छात्र आंदोलन क्यों हो रहा है? शिक्षा की बढ़ती कीमत और बेरोजगार के घटते अवसर के परिणाम स्वरूप। उसको शिक्षा के निजीकरण की नीति कैसे खत्म कर दे? तो छात्र आंदोलन तो बढ़ेगा, ये घटने वाला है नहीं। एक क्वेश्चन और है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है मर्चेंडाइज मॉडल ऑफ एजुकेशन, इस पर आपकी क्या राय है? ये नई शिक्षा नीति जो हमारी बनी है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा निर्धारित निर्देशों के ही तहत तो बनी है। एक बहुत फेमस किताब आई थी लेट 1990s में, ब्यूरोक्रेट्स इन बिजनेस, जो राजकीय क्षेत्र के निजीकरण का मॉडल बनी। और उच्च शिक्षा के संस्थाओं और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन का जो मॉडल आया था वो भी वर्ल्ड बैंक के थ्रू आया था, क्योंकि ये माना गया था कि हायर एजुकेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन फिलोसफी एंड थियरी, क्योंकि फिलोसफी और थियरी पे जो शिक्षा बेस्ड होती है वो असंतुष्ट बुद्धिजीवी वर्ग को पैदा करे। आप ऐसी शिक्षा लेके आए जो कि मौजूदा जो रोजगार उभर रहे हैं उसके लिए आपको एम्प्लॉयज जनरेट कर सके। और इसीलिए आप देखिएगा कि क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा रहा है, और थियरी और फिलोसफी बेस्ड जो एजुकेशन है उसको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये वर्ल्ड बैंक प्रमोट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक क्यों प्रमोट कर रहा है वो सब जानते हैं। पॉल स्वीजी का एक बार बहुत बढ़िया एक विश्लेषण आया था, और बाद में वॉलेरस्टाइन ने भी किया था, कि कैसे जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है वो थ्योरी बेस्ड सोशल साइंस को गलत मानता है, क्योंकि उसको लगता है कि थ्योरी बेस्ड सोशल साइंस जो है वो पूंजीवाद के विकास के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है। और वो चाहते हैं कि शिक्षा से नौकरी पेशा लोग निकलें, जो कदम ताल करते हुए जॉब के मार्केट में पहुंच जाएं, अपने अपने श्रम और अपने अपने कैपेसिटीज को लेके, बाकी बातों के ऊपर ना सोचें। मतलब मजदूर चाहिए उन्हें। हाँ, एक तरीके से मजदूर तैयार कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर के मजदूर तैयार। हाँ, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उस टाइम में नारे लगाते थे बच्चे कि प्राइवेटाइजेशन जो है उसको खत्म होना चाहिए स्टडीज एजुकेशन का, और उसके बाद आया कि कमर्शियलाइजेशन खत्म होना चाहिए, अब आ रहा है कि कॉर्पोरेटाइजेशन खत्म होना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो जो छात्रों की मांग उभरती है अलग अलग काल में,
उसका सीधा संबंध होता है जो हायर एजुकेशन के ऊपर जो राजकीय नीतियों के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है। जो राजकीय नीतियां हैं उसका एक सीधा साधा लक्ष्य, और लक्ष्य क्या है कि वो अब ये मान चुके हैं कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार नहीं। शिक्षित की परिभाषा बदलते जाते हैं कि अगर आप अपना नाम लिख लेते हैं तो भी आप शिक्षित हैं। आप लिटरेट, ठीक है ना। और वो चाहते नहीं है कि क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, क्योंकि उतने उनके पास रोजगार नहीं है। तो ज्यादातर जो नीतियां आती हैं वो इसलिए आती हैं कि जो एजुकेटेड यूथ है उसकी संख्या और जो मौजूदा रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी संख्या के बीच में गैप को कम, क्योंकि बेरोजगार शिक्षित होगा फिर वो आलोचना, और उसके चलते फिर परिवर्तनकारी राजनीति को फायदा होता है। तो ये शिक्षा एक आम अधिकार नहीं है, बल्कि शिक्षा सिर्फ उस वर्ग को मिलनी चाहिए जो शिक्षा का खर्चा वहन कर सके। और ये जो शिक्षा का खर्चा वहन करने वाला अधिकार है उसके लिए जो माकूल व्यवस्था है वो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एजुकेशन है। लेकिन राजकीय शिक्षा से कॉर्पोरेट फॉर्म आप अचानक तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पूरे व्यवस्था को डगमगा देगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर निजीकरण को घुसाया। और आप देखेंगे कि खास तौर से साइंस में ऐसे लैब्स बने जिनका पैसा कॉर्पोरेट हाउसेस से आ रहा था, और ऐसे लैब्स जिनके पास ज्यादा फंडिंग आ रहा था वो पॉपुलर हो रहे स्टूडेंट्स के बीच, शिक्षकों के बीच, और उस तरह के पाठ्यक्रम को फिर बढ़ावा मिलना शुरू हुआ। मतलब मार्केट फ्रेंडली बनाया गया यूनिवर्सिटी में टीचिंग के करिकुलम को। ये फर्स्ट स्टेज था, और ये था जो प्राइवेटाइजेशन का चरण था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन तो आपने कर दिया, उसके बाद फिर आपने किया कि हायर एजुकेशन का जो डिग्री है वो एडिक्वेट नहीं है नए प्रकार के जॉब मार्केट के लिए, तो उनको चलाने के लिए कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया गया। और अब जब कॉर्पोरेटाइजेशन का दौर आया तो आप क्या पाते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज को स्थापित कर रहे हैं, जहां वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वही कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं जो विद इन इन्वर्टेड कॉमा मार्केट फ्रेंडली होते हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में आप देखिए हिस्ट्री, लिटरेचर, सोशल साइंस, इनको बहुत ज्यादा सोशियोलॉजी, इनको बहुत ज्यादा तवज्जो दी नहीं जाती। तो कमर्शियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, ये 3 स्टेजेस में डेवलप होता है, जहां पर हायर एजुकेशन को मार्केट फ्रेंडली बनाया जाता है, और कॉर्पोरेटाइजेशन उसका हाईएस्ट फॉर्म है। आपने बहुत सारे मुद्दों पे अपनी राय रखी और आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और चलते चलते आज आप अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, या आप हमारी सरकारों को क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? देखिए, चलते चलते स्टूडेंट्स को तो मैं क्या कहूँगा, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे छात्र हुए अब 40 साल हो गए। इस बीच शिक्षा पद्धति और शिक्षा प्रणाली में जमीन आसमान का अंतर आ गया है, जो हमारा पीढ़ी था और जो आपका पीढ़ी है उसमें। लेकिन राज्य को तो एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जिस प्रकार की विभाजनकारी नीति अपना रहे हैं छात्रों की एकता को तोड़ने के लिए, वो चलेगा नहीं। एक तो जो इन्होंने अभी जंतर मंतर पे कोशिश किया वो तो फेल कर गया, क्योंकि जो ये सीमित आंदोलन चाहते थे और उसके लिए जिस प्रकार से वांगचुक का इस्तेमाल करना चाह रहे थे तो कम्प्लीटली फेल कर गया। उल्टा क्या हुआ कि छात्र मूवमेंट ने जो ऑपोजिशन का पॉलिटिक्स था उसको एनर्जाइज कर दिया, पार्लियामेंट का जो पॉलिटिक्स था उसको एनर्जाइज कर दिया। ये तो एक बात है। दूसरी बात है कि अभी एक दूसरा षड्यंत्र ये आ रहा है कि छात्रों की एकता को तोड़ने के लिए ये फिर कोशिश कर रहे हैं कि आरक्षण पे अटैक कराया जाए, क्योंकि एक जो नया यूनिटी बना है स्टूडेंट वर्सेस स्टेट, वो टूट, और जो स्टूडेंट्स का वर्ग है वो कास्ट कंपोनेंट्स में बिखर जाए। इसका सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इस पे थोड़ा स्पेकुलेट करने की जरूरत है, और मैं चाह रहा था कि इस पे जरूर बात होनी चाहिए। क्योंकि देख लीजिए, ये जो पूरा आरक्षण का मुद्दा है वो किससे संबंधित है? रोजगार की समस्याओं से। क्योंकि रोजगार की जो समस्या है वो सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी को परेशान नहीं कर रही है, अपर कास्ट को भी परेशान कर रही है। खास तौर से वो अपर कास्ट जो मिडिल क्लास से आ रहे हैं, और वहां पे ये डालना चाहते हैं कि तुम्हारा जो रोजगार है, मतलब अपर कास्ट का जो रोजगार है, वो इसलिए नहीं मिल रहा है
क्योंकि वो सीट हमें आरक्षित करनी पड़ रही है, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है कि अपर कास्ट को जो स्टेट यूनिवर्सिटीज से पढ़ रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं, जैसे अशोका और जो अन्य प्रकार के जिंदल जिंदल एमआईटी वगैरह जो। एमआईटी, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज से पढ़ रहे हैं उनका उम्मीद है स्टेट सेक्टर में जॉब। स्टेट सेक्टर में जॉब है नहीं, और स्टेट सेक्टर में जॉब की संख्या लगातार गिरते जा रही है, क्योंकि स्टेट अपने आप को सोशल सेक्टर से विड्रॉ किए जा रहा है। और विड्रॉल की जो ये प्रक्रिया है वो मोदी सरकार में एकदम चरम पे पहुंच गई है। राजीव गांधी से शुरू हुई थी, अब बिल्कुल चरम पे पहुंच गई है। तो अपर कास्ट के जो बेरोजगारी की समस्या है उसका मूल कारण है राज्य द्वारा सोशल सेक्टर से अपने आप को विड्रॉ। जो ओबीसी एससी एसटी कास्ट हैं उनकी समस्या क्या है? उनकी भी रोजगार की समस्या है। और उनकी रोजगार की समस्या क्यों है? क्योंकि आरक्षण जो है वो सिर्फ राजकीय क्षेत्र में केंद्रित है। राजकीय क्षेत्र में जॉब्स कम होते जा रहे हैं, तो उनको जॉब तो तभी मिलेगा जब या तो आप निजी सेक्टर में रिजर्वेशन करो या आप राजकीय क्षेत्र को बढ़ाओ, ठीक है ना। तो राजकीय क्षेत्र से मतलब सोशल क्षेत्र से राज्य का विड्रॉल अपर कास्ट के शिक्षित स्टूडेंट्स के लिए भी वही दर्द पैदा कर रहा है जो रिजर्व कास्ट के ओबीसी एससी एसटी कास्ट के बच्चों के लिए रिजर्वेशन के घटती संख्या के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। तो ये एक यूनिटी का कारण बन सकता है कि जो नई आर्थिक नीति है उसमें एक मौलिक परिवर्तन लाने की जरूरत है, और राज्य को जनता और समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए एक आंदोलन की जरूरत है। और ये आंदोलन जब भी होगा वो साझेदारी को खड़ा करे शिक्षित नवयुवकों के बीच में। ये जो आर्टिफिशियल डिफरेंस क्रिएट करने का आरएसएस कोशिश कर रहा है ये चलेगा नहीं, क्योंकि इससे रोजगार की समस्या का समाधान है नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा।